अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेस पे अरेंज करके बनाया गया है? In modern periodic table, elements are arranged in the increasing order of their atomic number. अब जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट आपस में क्या है? सेम है। मीन प्रॉपर्टीज जो है वो सिस्टमैटिक पैटर्न से अलोंग ग्रुप एंड पीरियड चेंज हो रही हैं। मीन हम कह सकते हैं कि इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल elements are placed in various groups and periods on the basis of similar properties and systematic variation of properties. अब सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेस पे अरेंज किया गया। दूसरी तरफ मैंने कहा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस बेस पे अरेंज किया गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब ये दो बातें डिफरेंट हो जाती हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज के बेस पे अरेंज किया गया और एक तरफ हम कह रहे हैं एटॉमिक नंबर के बेस पे। अगर आपको याद हो तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर पे। मीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर। मैंने अभी ऑन किया है, वैसे ऑन कर दी कर दिस ऑन किया है, पता नहीं मुझे कर लेता हूं दोबारा। शो तो हो रहा है और ये हां बस तो हो रहा है स्क्रीन पर बस शेयर है ये आगे बटन है। मैं अपनी तरफ से किया था बाहर जरी कर दी इसको तो चल रही है। सारे लगाइए। अच्छा, अब पीरियोडिसिटी के हवाले से हमने कौन कौन सी टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस करना है? इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस नंबर 1 एटॉमिक रेडियस, नंबर 2 आयनिक रेडियस, नंबर 3 आयोनाइजेशन एनर्जी, नंबर 4 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नंबर 5 metallic and non-metallic characters, number 6 melting and boiling points, next point है oxidation state, next है electrical conductivity और last है that is hydration energy. Mean in this chapter we will discuss about these different terms. इन terms के बारे में हमने one by one discuss करना है। पहले एटॉमिक रेडियस, फिर आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनको वन बाय वन हमने डिस्कस करना है। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 में एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में हमने पहले से पढ़ा हुआ है। मीन जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं ये बेसिकली फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 में हमने पहले से पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे दोबारा रिपीट करेंगे ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ताकि सॉल्व हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस से। जो फर्स्ट टर्म है दैट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस से क्या मुराद है? अगर हम एटम की बात करें तो हमारे ज़हन में एटम का क्या कंसेप्ट है कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके बाहर ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। मीन सेंटर में न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस को ऑर्बिट्स ने सराउंड किया है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। और हम अगर एज्यूम करें कि एटम ऑलमोस्ट स्फेरिकल है तो अगर रेडियस की बात करें तो किसी भी स्फेरिकल सब्सटेंस का रेडियस क्या बनता है? उसके सेंटर से लेकर उसके साइड्स तक। और अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करें, लेट्स सपोज ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है। अब ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल है, एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं है। अब अगर हम बात करें, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये डायमीटर कहलाता है। और अगर हम इस डिस्टेंस को हाफ कर दें, मीन न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस रखें तो ये रेडियस कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक रेडियस से क्या मुराद है कि न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल ऑफ एटम तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियस। लेकिन अगर हम इसी डायग्राम को, इसी एटम के स्ट्रक्चर को देखें, क्या हर जगह ये डिस्टेंस इक्वल है?
अब यहाँ पे अगर हम देखें न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक का ये डिस्टेंस शॉर्ट है, ये डिस्टेंस लॉन्ग है, ये डिस्टेंस शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, अब ये लॉन्ग है। अब चूंकि एटम एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, इट मीन किसी जगह पे ये डिस्टेंस शॉर्ट होगा और किसी जगह पे ये डिस्टेंस लॉन्ग होगा। और अगर डिफरेंट वैल्यूज हो तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, उन वैल्यूज का एवरेज ले लेते हैं। इट मीन अगर हम एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करना चाहें तो हम सिंपल नहीं कहेंगे कि न्यूक्लियस से वैलेंस शेल ऑफ एटम तक का डिस्टेंस, बल्कि कैसा डिस्टेंस होगा, एवरेज डिस्टेंस। क्योंकि ये डिस्टेंस हर जगह पे इक्वल नहीं है, सो एवरेज वैल्यू लेंगे। सो एटॉमिक रेडियस की स्टेटमेंट हम क्या बना सकते हैं फिर, the average distance from the nucleus of an atom to its valence shell। लेकिन ऐसा कब होगा, यहाँ पे एक कंडीशन है, provided that the atom is assumed to be spherical। अगर एटम को स्फेरिकल एज्यूम करें तो उसके न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक का जो एवरेज डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस कहलाता है। अब एक अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो किसी भी एटम का एग्जैक्ट एटॉमिक साइज हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन बनता है, व्हाई वी कैन नॉट डिटरमिन प्रीसाइज साइज ऑफ एन एटम। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाई वी कैन नॉट डिटरमिन the size of an atom precisely। क्या वजह है किसी एटम का हम एग्जैक्ट साइज मेजर नहीं कर सकते। इसके आंसर में हम क्या बता सकते हैं कि किस बेस पे हम कह सकते हैं कि हम एटम का एग्जैक्ट साइज मेजर नहीं कर सकते। पहली बात, अगर आप कोई भी चीज लें तो उसके हमें कैसे पता चलता है कि ये सब्सटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है। कैसे पता चलेगा कि उस सब्सटेंस के बाहर बाउंड्री होगी। अगर बाउंड्री है तो इसमें हमें ये पता चलेगा कि ये सब्सटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे जाके एंड हो रही है। लेकिन एटम की अगर हम बात करें तो एटम का कंसेप्ट कुछ डिफरेंट तरह का है कि हम कहते हैं सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और बोर्स का एटॉमिक मॉडल भी आपने पढ़ा है कि उसमें एक पोस्टुलेट ये भी है कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसके इक्वल उसकी एनर्जी है। अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी दी जाए तो वो हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट में जंप करके चला जाएगा और वहां पे रिवॉल्व करेगा। इट मीन एटम के बाहर किसी किस्म की कोई बाउंड्री नहीं है। अगर एटम के बाहर बाउंड्री नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि एटम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहां से एंड हो रहा है। तो हमारे जहन में यही कंसेप्ट है कि एटम के बाहर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर दें। क्योंकि बाउंड्री तो नहीं है तो हमें क्या फाइंड करना है कि इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। मीन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को देखना है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं तो इट मीन पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम किसी भी एटम में न्यूक्लियस से जितने भी दूर चले जाएं, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कभी भी एग्जैक्ट 0 नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि एटम तो खत्म ही नहीं हो रहा, इसकी वजह से हम एटम का एग्जैक्ट साइज मेजर नहीं कर सकते। 2 रीजंस हैं। एक रीजन मैंने आपको बताया कि एटम के बाहर किसी किस्म की कोई बाउंड्री नहीं है। इफत ज़िया बेटा प्लीज आप अपनी वीडियो ऑफ कर दें। मैंने अपनी क्लास में भी किया था कभी, इसको अंदाजा नहीं शायद पहले ये स्टॉप वीडियो करें। ये क्या नाम है, लेफ्ट कार्नर के साथ जो स्टॉप वीडियो का ऑप्शन है स्टॉप कर दें। इफत ज़िया आप ऐसा करें, अपनी वीडियो ऑफ करें, लेफ्ट कार्नर पे चेक कर ले, वहां पे एक ऑप्शन होगा वीडियो का, एक साइन आइकन बना होता है, उस पर आप क्लिक करें, वीडियो आपकी ऑफ हो जाएगी। अच्छा, क्या इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है कि the precise size of an atom cannot be determined due to following reasons। First reason मैंने आपको क्या बताया कि there is no sharp boundary around atom, so the probability of finding an electron never becomes exactly 0 even at a very large distance
फ्रॉम दी न्यूक्लियस। मीन न्यूक्लियस से जितने भी हम दूर चले जाएं, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कभी भी एग्जैक्ट जीरो नहीं होती। और दूसरी रीजन क्या है कि किस बेस पे हम साइज एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते? एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन है। लेट्स सपोज एक एटम हमारे पास मौजूद है, जब कोई दूसरा एटम उसके करीब आएगा तो दोनों एटम के बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल करेंगे तो अब चूंकि बाउंड्री नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड दी न्यूक्लियस। सो जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनमें एटम का साइज मीन एटम का रेडियस टोटली डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट साइज मेजर नहीं कर सकते। सो मैंने आपको दो रीजंस बताए हैं, तो आंसर क्या बना इसका? The precise size of an atom cannot be determined due to following reasons. Number one, there is no sharp boundary around atom. The probability of finding an electron never becomes exactly zero, even at a large distance from the nucleus. Or second point है, the probability of distribution of electron, या the probability of electronic distribution is affected by the neighboring atoms. अब हम किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं? कोई भी ऐसी टेक्निक जिससे हम दो एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, उसी टेक्निक से हम किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस भी मेजर कर सकते हैं। The various techniques that can be used for determining atomic radius are as follows. वो कौन सी टेक्निक्स है जिनसे हम एटॉमिक रेडियस फाइंड कर सकते हैं? नंबर वन, एक्स-रे डिफ्रैक्शन, इसको XRD भी कहते हैं, एक्स-रे डिफ्रैक्शन। नंबर टू, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। दो टेक्निक्स हैं, ज्यादातर इनको यूज किया जाता है, एक्स-रे डिफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स को यूज किया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं ट्रेंड की। जब हम किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे तो उसके बाद हमने उसके ट्रेंड को डिस्कस करना है, लेकिन पहले देखते हैं ट्रेंड होता क्या है, ट्रेंड से क्या मुराद है। किसी भी प्रॉपर्टी में जो चेंज आ रही है अलोंग ग्रुप एंड अलोंग पीरियड, उसको कहा जाता है ट्रेंड। मिसाल के तौर पे अभी हम डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक रेडियस। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस अलोंग ग्रुप, इसमें क्या चेंज आ रही है? क्या ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इसी तरह अलोंग पीरियड एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज आ रही है? क्या एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? मीन किसी भी प्रॉपर्टी में जो वेरिएशन आ रही है अलोंग ग्रुप्स एंड अलोंग पीरियड्स इज कॉल्ड ट्रेंड। मीन ट्रेंड की स्टेटमेंट क्या बनती है? द वेरिएशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स along groups and periods in the periodic table is called trend. इसमें आपने एक पॉइंट ध्यान में रखना है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो along ग्रुप अगर इंक्रीज हो रही है तो along पीरियड उसने डिक्रीज होना है। इसी तरह अगर कोई भी प्रॉपर्टी along ग्रुप डिक्रीज हो रही है तो along पीरियड वो इंक्रीज होगी। मीन ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही प्रॉपर्टी हो वो अलोंग ग्रुप भी इंक्रीज हो और अलोंग पीरियड भी इंक्रीज हो। जो प्रॉपर्टी अलोंग ग्रुप इंक्रीज होगी वो अलोंग पीरियड डिक्रीज होगी, और जो अलोंग पीरियड इंक्रीज होगी वो अलोंग ग्रुप डिक्रीज होगी। मीन एक पीरियड्स और ग्रुप्स का इनवर्स रिलेशन समझ लें आप, ये होगा मीन प्रॉपर्टीज का जो रिलेशन है वो इनवर्स बनेगा। मीन ट्रेंड का मतलब आपको समझ आ गया होगा, किसी भी प्रॉपर्टी की वेरिएशन अलोंग ग्रुप एंड पीरियड, ये ट्रेंड कहलाता है। अब जरा एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड की बात करते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल और इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मैंने अभी आपको बताया ट्रेंड क्या होता है, तो मीन द वेरिएशन ऑफ atomic radii along groups and periods in modern periodic table is called trend of atomic radii. The trend of atomic radii in periodic table is systematic, mean एक systematic change है इसमें। आगे आपको बताऊंगा कि
कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं कि जिनकी वेरिएशन सिस्टमैटिक नहीं है, वो आगे डिस्कस भी करेंगे। अब मैंने कहा ये दो तरह की वेरिएशन होगी, एक अलोंग ग्रुप होगी और दूसरी अलोंग पीरियड होगी। पहले जरा बात करते हैं अलोंग ग्रुप्स की। और मैंने कहा कोई भी प्रॉपर्टी जो अलोंग ग्रुप इंक्रीज होगी वो अलोंग पीरियड डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई अलोंग ग्रुप्स। एटॉमिक रेडियाई increase along groups in the periodic table. Atomic radii increase along groups in the modern periodic table. लेकिन यहां से एक क्वेश्चन भी अराइज होता है। क्वेश्चन क्या अराइज होता है? शॉर्ट क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, why atomic radii of elements increase along groups in the modern periodic table? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why atomic radii of the elements increase along groups in the periodic table या in the modern periodic table? इसके रीजन देखते हैं, क्यों एटॉमिक रेडियाई जो है ये इंक्रीज होता है। मीन इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या बनता है? जब हम पीरियोडिक टेबल में अलोंग ग्रुप मूव करते हैं, अलोंग ग्रुप से क्या मुराद है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मीन अलोंग ग्रुप मीन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और जब हम अलोंग ग्रुप मूव करेंगे तो क्या चेंज आती जाती है, इन पॉइंट्स को जरा डिस्कस करते हैं। इसका आंसर क्या बनेगा? व्हेन वी मूव अलोंग ग्रुप्स मीन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हम अलोंग ग्रुप्स मूव करते जाएंगे, हर स्टेप पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होते जाते हैं। और जब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। और जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। मीन अलोंग ग्रुप मूव करने से नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे। जब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट्स बढ़ जाएंगे। जब इनर ऑर्बिट्स बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने किधर मूव करना है? अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो उससे साइज क्या होता जाएगा? इंक्रीज। मीन हर स्टेप पे साइज इंक्रीज होता जाएगा। इसकी एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, एक दिन उसने कोई कोट स्वेटर वगैरह नहीं पहनी, एक दिन वो एक स्वेटर पहन के आ जाता है, अगले दिन स्वेटर और कोट दोनों पहन के आ जाता है, और उससे अगले दिन दो कोट पहन लेता है और एक स्वेटर पहन लेता है। तो वो हर स्टेप में अगर आप देखें तो आपको वो मसलन एक दिन जिसने सिर्फ स्वेटर पहनी थी उस दिन आपको वो स्मार्ट दिखाई देगा, अगले दिन उससे मोटा दिखाई देगा, अगले दिन मीन जितने वो कोट ज्यादा पहनेगा वो मोटा होता जाएगा। इसी तरह किसी भी एटम के बाहर जितने ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे जितना साइज क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। और इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी इसका आंसर ओवरऑल क्या बनेगा कि व्हेन वी मूव अलोंग ग्रुप मीन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेस, सो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज अलोंग ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब जरा देखते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। शील्डिंग इफेक्ट से क्या मुराद है? अगर हम कोई भी एटम लें उसमें डिफरेंट शेल्स होंगे। अब वैलेंस शेल मीन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, और वैलेंस शेल को छोड़ के इनर शेल जो है उसके अंदर वाले जितने भी शेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज सेम होता है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज सेम है। इनर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स ने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना है। इनर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। क्यों रिपेल करेंगे? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैरी सेम चार्ज, इनका चार्ज आपस में सेम होता है, तो सेम चार्ज स्पीशीज एक दूसरे को क्या करती हैं? रिपेल करती हैं। तो जब इनर इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे? टुवर्ड द न्यूक्लियस या अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस? किस तरफ जाएंगे? अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जाएंगे तो साइज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो इस इंक्रीज इन साइज या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन कम होती जाएगी। इसको भी क्या कहा जाता है? शील्डिंग इफेक्ट। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक हम क्या कह सकते हैं?
the decrease in attractive forces between valence electrons and nucleus due to the presence of inner electrons is called shielding effect. या इसी को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, the repulsion offered by inner electrons on the valence electrons is also called shielding effect. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो shielding effect है ये किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट्स. जितने इनर ऑर्बिट्स ज्यादा होंगे इतने इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और जितने इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे इतनी ये रिपल्शन ज्यादा होगी, और जितनी इनर इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्शन ज्यादा होगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने किधर मूव करना है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्टिव फोर्स कम होती जाएगी. इट मीन शील्डिंग इफेक्ट जो है ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट्स पे डिपेंड करता है. अब सेकंड वेरिएशन देखते हैं. सेकंड वेरिएशन है अलोंग पीरियड, और अगर एटॉमिक रेडियाई अलोंग ग्रुप इंक्रीज होता है तो अलोंग पीरियड इसने क्या होना है, डिक्रीज होना है. सो क्या कह सकते हैं, the atomic radii of the elements decrease along periods in modern periodic table. सर बंद तो ना सर वो वीडियो रुक गई है, इस सब्जेक्ट में इधर तो नहीं रुकी, बच्चे कह रहे हैं बस कर रहे हैं, उसने नहीं ऑफ किया कोई बात नहीं जरूर. कुछ आवाज नहीं जा रहा तो सभी रिमूव कर दें उसको, बाद में समझाएंगे सारा कुछ. इसको वापस लाओ ऐसे करके. अभी इसने बंद होना है और फिर तो सर इस जगह पर रिमूव कर दें. पार्टिसिपेंट में जाएं आप, ये ठहरे इस जगह है IFA ये वीडियो ऑन इसके रिमूव कर दें. स्टॉप हो गया बस ठीक है. इसकी वजह से बाकी बच्चे समझ गए ये बात. इसको मैं इसको आवाज नहीं बनाई, जब समझ नहीं आ रही है इसको स्टॉप का जॉइन थ्रू आईडी से नहीं किया वैसे इसको आवाज नहीं आ रही. ये भी हो सकता है. अभी ये वीडियो में स्टॉप हो जाना है, उसके बाद रिकॉर्डिंग के लिए वेट करूं फिर, मतलब ये भी है टाइम पूरा हो जाएगा, 40 मिनट होने वाले हैं. ऑटो सही होगी. मैं ख्याल आप दूसरी स्टार्ट कर रहे हैं, सेम में ट्राई करता हूं सर इसको. किसको वो जो नजर आ रहा था बच्चों का नहीं, इधर वो बाहर नहीं था, वो खत्म. अच्छा क्या अब तो बच्चों को नजर आता होगा, इसको साइड पे कर लें. अच्छा स्टूडेंट्स, डिस्कस कर रहे थे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई अलोंग पीरियड. तो क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीज अलोंग पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. और यहां से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन अराइज होता है, और वो क्वेश्चन क्या है, why atomic radii of the elements decrease along the periods in the periodic table. इसका आंसर क्या बनेगा, जब हम along period मूव करते हैं, along period mean from left to right in modern periodic table. जो along period जाएंगे, क्या ऑर्बिट्स में कोई चेंज आती है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स सेम रहते हैं. अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स सेम होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट में क्या चेंज आएगी. अभी मैंने कहा था कि शील्डिंग इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट्स पे. लेकिन अलोंग पीरियड ऑर्बिट्स सेम हैं. अगर ऑर्बिट्स सेम हैं तो इनर ऑर्बिट्स भी सेम होंगे, और अगर इनर ऑर्बिट्स सेम हैं तो इनर इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे. इट मीन अलोंग पीरियड ना तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स चेंज होते हैं और ना ही शील्डिंग इफेक्ट चेंज होता है. फिर चेंज किस में आती है, अलोंग पीरियड जाने से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है. न्यूक्लियर चार्ज हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियर चार्ज मीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ही क्या है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस की बात करें तो फंडामेंटल दो पार्टिकल्स न्यूक्लियस में होते हैं, एक कौन सा है, प्रोटॉन, और दूसरा न्यूट्रॉन.
अब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूक्लियस का जो भी चार्ज होगा वो किस वजह से होगा? प्रोटॉन्स की वजह से. सो न्यूक्लियर चार्ज मीन द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज. क्योंकि जो अलॉन्ग पीरियड जाते हैं, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट हर स्टेप पे इंक्रीज हो रहा है, सो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा. जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा. अच्छा, अब एक पॉइंट यहाँ पे मजीद जरा समझते हैं. प्रोटॉन्स या न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स किधर होती है? इलेक्ट्रॉन्स आउटवर्ड मूव करना चाहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं कि वो फ्रीली मूव करें, लेकिन न्यूक्लियस उनको दूर नहीं जाने देता, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट सर्कुलर फॉर्म में वो न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द रिवॉल्व करते हैं. मीन इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाना चाह रहे हैं, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को इनवर्ड खींच रहा है. मीन न्यूक्लियस की फोर्स इनवर्ड है और इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स आउटवर्ड है. अब अगर हम बात करें न्यूक्लियर चार्ज की, जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर पुल बढ़ेगी, और जब न्यूक्लियर पुल बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स ने किधर मूव करना है? न्यूक्लियस की फोर्स किधर लग रही है? इनवर्ड. इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स आउटवर्ड. जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर पुल बढ़ेगी. जब न्यूक्लियर पुल बढ़ेगी तो अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. और जब ये अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो इससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने किधर मूव करना है? टुवर्ड दी न्यूक्लियस, जिसकी वजह से साइज स्मॉल होता जाएगा. मीन इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है? क्वेश्चन क्या बताया था? Why atomic radii of the elements decrease along periods in modern periodic table? तो आंसर क्या है कि when we move along periods in modern periodic table, number of orbits remains same, shielding effect also remains same, but due to the increase in nuclear charge, attraction between valence electrons and nucleus increases, so valence electrons move toward the nucleus. That's why atomic radii decrease along the period in modern periodic table. ये तो इस क्वेश्चन का आंसर था. अब जरा बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, क्योंकि इससे पहले हमने जो बात की है वो नॉर्मल एलिमेंट्स की बात की है. अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, स्टार्ट में मीन 2 or 3 एलिमेंट्स तक along period atomic